आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये 3 चीजें हैं जो डिटरेंस के लिए काम करती हैं, और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख पे डिटरेंस काम कर रहा है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जब 5/2/2019 में आप देखिए, जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 वल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले। मैं नहीं अच्छा, आप तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। उसके कारण क्या फायदा हुआ आप देखिए, तकरीबन 25 से 26 हजार करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो वहां पे हो चुका है। जो कॉलेजेस हैं, IIT, IIM, NIFT, एम्स, सब कुछ खुलने, कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं। 21% तो स्कूल्स का खुलने का इजाफा हो गया है। इस बार बताया गया है कि 24,000 तकरीबन जो स्टूडेंट हैं वो हमारे इसमें अपना NIFT में, ये अपना NEFT में पास हुए हैं। तो ये तो है, मैं जहां बात कर रहा हूं, जहां तक हमारे उन्नति की बात है, डेवलपमेंट की। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा गया। सिर्फ एक रिक्रूटमेंट है तो वो भी पकड़ा गया था। तो कहने का ये मतलब है, देखिए पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं। अभी देखिए जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो 272 किलोमीटर वाली ट्रेन है वो कितनी अच्छे से यूज हो रही, इस्तेमाल हो रही है। इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। तो ऊपर नीचे का जो हमारा मूवमेंट है वो है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, पहलगाम हुआ, लोगों को लगा पता नहीं अमरनाथ यात्रा में इस बार लोग आएंगे कि नहीं, बट पिछले 4 साल का जो हमारा औसत है वो तकरीबन 4.3 लाख था, और इस बार हमारा 4.13 लाख सैलानी आए सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। जो उसका एक यूथ है, जो जवान है, वो जो उसे चाहिए एक आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है, और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरह उसका मोह भंग होता जा रहा है। रेड फोर्ट जैसे अटेम्प्ट्स को हम एक डेस्परेट अटेम्प्ट कह सकते हैं वहां के यंगस्टर्स को बरगलाने के लिए भी, लेकिन यूथ मोटे तौर पर आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर का अब भारत के साथ है, क्योंकि आर्मी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं पहले से आवाम को जोड़ने के लिए। जो गुडविल स्कूल से जो शुरुआत होती है, जी। आप अभी आश्वस्त और सैटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं जितना रिश्तों को लेकर प्रोग्रेस हुआ है वहां पर? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का आम नागरिक जम्मू कश्मीर का भारत के हर कोने कोने में जाना चाहता है, वहां पे व्यवसाय करना चाहता है, और वहां के लोग, बाहर के लोग अभी जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो वहां के हालात देख के परेशान होकर बाहर निकल गए थे, वो भी कश्मीर में वापस आना चाहते हैं और अपना उत्तरदायित्व संभालना चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है। और जहां तक आर्मी गुडविल स्कूल की आपने बात की है, उसमें तो मैं बताऊंगा कि जो हमारे कमांडर्स हैं वो काफी बेचारे प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि हर बच्चा उस स्कूल में ज्वाइन करना चाहता है। तकरीबन 17,000 हमारे बच्चे हैं, 1,000 तो हमारे शिक्षक वहां पर हैं, और वो स्कूल जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें हमने इंजीनियर्स, करीब 25 डॉक्टर्स और 6 तो मतलब फौजी हमने कमीशन ऑफिसर्स दिए हैं। तो हर जगह वो लोग फैले हुए हैं और वो एक उत्साह की और आशा की उमंग लेके आ रहा है। सर, एक दूसरी सीमा की तरफ मैं ले जाना चाहूंगी आपको। भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कोविड के बाद से लंबा समय हो गया। हम सब सियाचिन पे की बात करते हैं, लेकिन ये कोई छोटा सियाचिन नहीं है, ये भी बहुत ही कठिन एक जगह है जहां पर लगातार 5वां या 6ठा विंटर अब होने जा रहा है जहां पर हमारी सेना तैनात है। क्या
जो भारत और चीन के बीच एक हम कूटनीतिक स्तर पर रिश्ते बेहतर होते देख रहे हैं, और क्या हम जो जैसे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच एक मुलाकात हुई, उन सारी चीजों के मद्देनजर क्या वाकई जो एक्चुअल सिचुएशन है ग्राउंड पे वो चेंज कर रही है? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि पिछले एक साल से बहुत ज्यादा बदलाव आया है। मतलब अक्टूबर 2024 से लेके आज की तारीख तक हमारे रिश्तों में काफी सुधार आया है। सुधार इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच काफी बातचीत हुई, और दोनों का ये संशय रहा कि हम किसी तरह वहां पे जितनी नॉर्मेल्सी ले आएंगे उससे हम दोनों देशों का फायदा है। आप देखिए 21 अक्टूबर पिछले साल जब हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जो समझौता हुआ था LAC के ऊपर, उससे कितना फायदा हुआ। कजान में इसलिए 24 तारीख को जो उनकी मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, वो पिछले साल अक्टूबर में हुई। और देखिए इस बार जो हमारी सितंबर में हुई, जब ये यहाँ गए थे अपनी SCO मीटिंग के लिए गए थे, तो इसमें भी बातचीत यही हुई कि सबसे पहले हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढूंढना है, यानी कोई हल ढूंढना है कि ये जो संघर्ष हमारा हुआ है इसका क्या हल मिल सकता है। तो जब वहां से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर होते हैं तो हर जगह फायदा होता है। आप देखिए हमारे विदेश मंत्री तो मिलते ही रहते हैं, हमारे जो SR मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो NSA साहब हमारे उनके विदेश मंत्री के साथ करते हैं, मांगी के साथ, उन्होंने पहले 18 दिसंबर को की, उसके बाद अभी उन्होंने 18-19 अगस्त को किया, तो उसमें कोई चीजें मसले सुलझ के आए। उसी प्रकार से हमारा देखिए रक्षा मंत्री जी वो जून में गए, जब जून में गए तो उन्होंने बल्कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनसे बोला देखिए जी अभी वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि बर्फ पिघलनी चाहिए ना पिघलनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद जब अभी वो बैठे हुए थे ADMM+ में 1 नवंबर को, जब वो मलेशिया में थे, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे और दोनों ने यही एक हल निकाला कि मेरे ख्याल से जितनी ज्यादा बॉर्डर पे बातचीत होगी उतना हमें हल मिलेगा। लेकिन मुझे याद है मैं विदेश मंत्री से एक इंटरव्यू कर रही थी और मैंने कॉम्प्लीमेंट किया कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरीके से बदली है। उन्होंने कहा कि अगर सरहद पर बैठी हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं होती तो हमारी डिप्लोमेसी ऐसी नहीं हो सकती थी। मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बात करने के लिए, और इसीलिए मैं उस डिफेंस डिप्लोमेसी की आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जो एक हार्ड पावर डिप्लोमेसी है वो कितनी प्रभावशाली होती है। देखिए सबसे पहले चूंकि आपने श्री जयशंकर जी की बात की, विदेश मंत्री जी की, वो पिछले अक्टूबर में हमारे पास आए थे और उन्होंने सारे आर्मी कमांडर्स को एड्रेस किया था। जब उन्होंने संबोधन किया था तो उन्होंने हमें ये बताया था कि डिफेंस डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे ख्याल से भारतीय सेना को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी का बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो हम बात करें तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर हुई, फौज हार्ड पावर हुई, अगर दोनों को आप मिलाते तो स्मार्ट पावर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस डिप्लोमेसी को हम स्मार्ट पावर बोलते हैं। और जैसे डेटरेंस वैल्यू तो आपको पता ही है, लेकिन हम एक डिप्लोमेसी के ढंग से देखें तो बहुत हमारे दायरे बढ़ते हैं। कैसे दायरे बढ़ते हैं? कहने का ये मतलब है कि हम सबसे पहले जब दो देशों के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें मिलिट्री अगर आ जाती है, तो हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं संगीत और सेना ये दो ऐसे हैं जो सारे विश्व में एक दूसरे की भाषा समझते हैं। संगीत के लिए आपको भाषा समझने की जरूरत नहीं, मिलिट्री को आपस में बातचीत करने की भाषा की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी भी देश में जाते हैं, जैसे मिलिट्री उससे मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो आपसी जो विश्वास होता है वो एक बढ़ने लगता है। जब आपसी विश्वास बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि दोनों में क्लोज कॉपरेशन शुरू हो जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, या ट्रेडिंग के ऊपर हो, या टेक्निकल एक्सचेंज का हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हो, और किसी भी तरह की बातचीत हो, ट्रेनिंग का हो, या हम एक्सरसाइजेस जो करते हैं, और जरूरत पड़ने पे इवन यूनाइटेड नेशंस में जो हमने साथ में काम करना है उसके लिए भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको हम अगर चाइना के संदर्भ में रखते हुए देखें और वहां पर बदले हुए और बदलते हुए हालात देखें, आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं? अब यहां से कैसे कंप्लीट नॉर्मलसी हो सकती है और क्या उसकी दिशा में हम बढ़ चुके हैं? अगर आप देखें पिछले एक साल में तकरीबन जो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन है, हमने 1100 इंटरेक्शन किए हैं, यानी हर दिन 3 इंटरेक्शंस तकरीबन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमारी बातचीत है ग्राउंड लेवल पे, अभी पहले क्या होता था कि सिर्फ कोर कमांडर लेवल पे होती थी, अभी हमने उसको बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर लेवल तक ले आए, ग्राउंड कमांडर तक ले आए हैं।
तो उसका क्या फायदा है कि जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर हम ऊपर लेवल पे जाएंगे तो फाइलों में फंसती जाएंगे, लेकिन नीचे लेवल पे हम चाहेंगे तो वो हमेशा सुलझ जाएगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बात का बतरंग न बनने दें, जितनी चीजें ग्राउंड लेवल पे सुलझा सके। लेकिन जो मेजर डिसीजंस हैं वो अभी भी जो हमारे हाई लेवल पे ही लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि जो हम लोगों का जो सोल्यूशंस है वो हम ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि दोनों साइड पे एक लचीलापन आ रहा है बातचीत करने में। दोनों साइड को चूंकि ऊपर की तरफ से भी डायरेक्शंस है कि भाई बातचीत में जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, उतना ढूंढने की कोशिश करो। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी ऐसी कार्रवाई करनी, तो हमको पहले बताते हैं। पहले क्या होता था, वो नहीं बताते थे, हम दोनों में किसी प्रकार की बातचीत हो जाती थी, गर्मा गर्मी हो जाती। आजकल वो नहीं होता है। कुछ बनाया भी, हमने उनको बोला कि कृपया इसको हटाइए, ये उचित नहीं है, वो उसी टाइम हटा लेते हैं। तो ये कहना चाहिए जो ग्राउंड का कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम बात करें कि डिसएंगेजमेंट टू सही डिसएंगेजमेंट काफी तक हो गया है। उसके बाद जब बाउंड्री लिमिटेशन और जो बाकी बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें बहुत फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। तो एक WMCC करके एक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के उसको हेड करते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारे आर्मी के भी नुमाइंदे होते हैं। तो उन्होंने 2 ग्रुप अभी बनाए हैं, एक एक्सपर्ट ग्रुप है और एक वर्किंग ग्रुप है। तो ये दोनों जो ग्रुप है हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि कैसे हम बाउंड्री प्रॉब्लम्स को, ये सीमा की जितनी परेशानी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और जो वो मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सर, अब जम्मू कश्मीर की बात हमने की, लद्दाख की बात की, अब मैं पूर्वोत्तर की तरफ जाना चाहती हूँ क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं उसमें कोई बहुत पॉजिटिव सुधार नहीं दिखता है। क्या कारण आपके अनुसार? मैं पॉलिटिकल नहीं जानना चाहती हूं आपसे, लेकिन चूंकि जब पॉलिटिक्स के केंद्र में नहीं भी थी मणिपुर की चर्चा, तब भी सेना वहां पर हैंड होल्डिंग करती हुई दिखती थी। जहां तक मणिपुर का सवाल है, सबसे पहले तो जब ये मई 2023 में जो हादसे हुए थे, आपको पता है, उससे मुझे भी बहुत आंतरिक दुख हुआ था क्योंकि मैंने खुद मणिपुर में काम किया हुआ है। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि इतना सुंदर प्रदेश जो कि मतलब मेरे लिए तो एक स्वर्ग की तरह था और किस हालात में है। परंतु जब हमारा फरवरी 2025 में जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब से क्या हुआ, थोड़ा सा आप देखेंगे कि लोगों में आपसी विश्वास और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। तो उसे आज की तारीख पे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं। आप देखिए शिरोय लिली जो एक उखरूल में जो मनाया गया एक फेस्टिवल, उसमें सब उसके लोग थे, सब तरह के लोग थे। उसी प्रकार से डूरंट कप 2-3 साल बाद आया। मैं खुद 31 जुलाई को वहां पे गया था डूरंट कप अटेंड करने, और भीड़ इतनी थी कि संभाली नहीं जा रही थी। और जो हमारे DGP साहब थे वो फुटबॉल मैच कम देख रहे थे, बाहर की भीड़ को संभालने में ज्यादा लगे थे। तो कहने का ये मतलब है कि मणिपुर के जो उमंग वाले दिन थे, जो आशावादी दिन थे, वो वापस आ रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सितंबर में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए, उन्होंने भी बोला कि मणिपुर तो एक भारत का रत्न है। तो ये जो बातें हो रही हैं, इससे क्या है, वहां के लोगों में विश्वास वापस आ रहा है। और अगर सब ठीक रहा तो कुछ दिनों में मेरे ख्याल से राष्ट्रपति महोदया भी वहां विजिट करेंगे। जहां तक सवाल है कि वहां पे वॉयलेंस लेवल आज की तारीख पे क्या है, जो 2023 में जो मापदंड थे और जो आज के मापदंड है बिल्कुल बदली हो गए। वहां पे 2023 में थोड़ा पुलिस भी परेशान थी, लोग भी चिंतित थे। सो मान लीजिए जैसे हम 28 तकरीबन लोगों को अरेस्ट करते थे महीने में, आज की तारीख पे वो 88 हो गए। जो आपको पता है कि वेपन्स कितने वहां पे लूटे गए थे, तकरीबन हम 2023-24 में 200 तकरीबन औसतन वेपन हम रिकवर करते थे पर मंथ। आज की तारीख पे 400 करने लगे हैं। जो इंसिडेंट हैं वो तो बिल्कुल मतलब 7 से 8 इंसिडेंट पर माह रह गए, जो बहुत कम हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बदलाव आ रहे हैं। बदलाव अभी और भी आएंगे। जब आप देखेंगे ट्रेन जो हमारी है, जब तो इम्फाल तक आएगी तो वो बदलाव धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अगर वहां पे लोग आपस में बैठें, समुदाय के लोग आपस में बैठें और खुद एक सोल्यूशन निकालना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से बदलाव जल्दी आएगा। क्या नॉर्थ ईस्ट से जिन देशों की सीमाएं लगती हैं, चाहे वो म्यांमार हो गया या फिर आपका बांग्लादेश हो गया, वहां की परिस्थितियां भी चिंताजनक हैं हमारे लिए? जी हाँ, ये तो होता ही है कि सीमा पार अगर कुछ भी हो रहा है तो हमारे पार भी असर पड़ता है। दूसरा, पड़ोसी देश में अगर किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी है तो उसमें हम लोगों को उसका असर पड़ता है। और हम जिम्मेवार देश होने के कारण हमारा ये भी हक बनता है और फर्ज बनता है कि अगर उसको किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो वो भी हम दें।
तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यांमार जैसे आपको पता है कि वहां पे कुछ लड़ाइयां हुई थी, आपस में कुछ मनमुटाव हुए थे, तो बहुत शरणार्थी जो थे भारत की तरफ आए थे। तकरीबन मेरे ख्याल से 43,000 या 44,000 जो शरणार्थी अभी भी भारत की तरफ हैं, मिजोरम में हैं, मणिपुर में हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। तो उनको हम संभाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो स्वेच्छा से वापस जाएं। जब तक वहां के हालात में अगर थोड़ा सा असमंजस है तब तक हम उनको वहां पे संभाल के रख रहे हैं। लेकिन परेशानी हमें तब आती है जब उस जमीन पे जब किसी का नियंत्रण नहीं है और उस जमीन को कोई भी आतंकवादी भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करे तो वो हमें मंजूर नहीं है। तो उसके लिए हम जरूर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो ये एक चीज हुई। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लोग वहां पे रह रहे हैं, जो हमारा ट्रेड है, क्योंकि आप देखिए हम क्या बात करते थे, हम सोचते थे लुक ईस्ट से हम एक्ट ईस्ट में आ गए। तो एक्ट ईस्ट में क्यों आए? क्योंकि हम म्यांमार से बहुत ज्यादा अपने संबंध बढ़ाना चाहते थे। संबंध हमारे बढ़े हुए हैं, लेकिन इन्हीं रुकावटों के कारण हम उसको एक अमली जामा नहीं दे पा रहे हैं। यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो बाकी चीजें, उसमें उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि म्यांमार के साथ मिलकर हम जितनी जल्दी इन मामलों को सुलझा पाएं, मेरे ख्याल से दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। थिएटराइजेशन की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हुई, जरूरत की बात हुई। 5 साल लगभग हुए हैं, क्या उतना हम आगे बढ़ पाए हैं इसमें जितनी जरूरत थी? क्या इसकी आवश्यकता है? अगर ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर पाए सर। देखिए, थिएटराइजेशन जो होता है वो भौगोलिक आधार पर है और हमारी दो तरफा जो हमारी सीमाएं हैं उसके ऊपर है, जो आंतरिक हमारी चुनौतियां हैं उनसे डील करता है। फिर दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा हमारी नई डोमेन्स आ गई। पहले हम बोलते थे थल, नभ और वायु, सिर्फ 3 की बात करते थे। बट आज देखिए आपके पास साइबर आ गया है, स्पेस आ गया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया है, कॉग्निटिव आ गया है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं। दूसरा, अभी लड़ने वाले कौन है? आप देखिए अभी आपके साथ सीएपीएफ कंधे से कंधा लगाकर लड़ रही है। उसी प्रकार से देखिए इस बार जब हमने सिविल डिफेंस और जब वो हमने तैयारी शुरू की थी 6-7 के पास सिविल डिफेंस की, सारे एनसीसी के बच्चे लगे हुए थे। उसी प्रकार से हमारी इतनी सारी इंटेलिजेंसीज हैं, फिर हमारे एनटीआरओ है, आईएसआरओ है, इसरो है। प्लस आप देखिए जब लड़ाई लगती है तो सेना को तो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही करते रहना पड़ता है। तो हमारी रेलवेज हैं, हमारे सिविल एविएशन है, हमारे रसद पहुंचाने के लिए एफसीसीआई है। तो इन सब को संभालने के लिए, एक साथ करने के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया आप सिंदूर में सबसे हमने बात क्या सीखी कि हमें निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमें हर स्तर पे अलग अलग जगह पे निर्णय लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए थिएटराइजेशन मेरे ख्याल से बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये लड़ने के तरीके को कैसे बदलेगा? हाँ, लड़ने के तरीके को सबसे पहले ये बदलेगा। पहले क्या होता था कि हमारे पास काफी दिन होते थे, तो चलिए जी आज लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद शाम को रिपोर्ट आई, उसके बाद रात को बैठे, फिर सवेरे देखा अगले दिन कैसे लड़ाई लड़नी है। कोई तीसरे दिन लड़ाई लड़ेगा, कोई चौथे दिन लड़ाएगा। अभी वो वक्त नहीं है। अभी 88 घंटे में अगर आपको पूरी लड़ाई लड़नी है तो आपने पूरी जितनी भारत देश की ताकत है पूरी झोंकनी है आपने। अगर आप बोले नहीं जी सिर्फ एयरफोर्स करेगी फिर देखेंगे हम, उसके बाद श्री गणेश होगा, अभी सिर्फ नेवी करेगी फिर देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हमने किसी देश को हराना है और उसको सिखाना है कि भारत देश की कितनी ताकत है, तो हमें सारी ताकत एक साथ झोंकनी पड़ेगी। और उस समय हमें बैठ के विचार विमर्श करने का वक्त नहीं मिलेगा। उस समय हमें जो थिएटराइजेशन के जो थिएटर के कमांडर होंगे उनको पूरी हमें डेलीगेशन करना पड़ेगा। आपके सुपुर्द पूरी जिम्मेवारी की जाती है, सारे रिसोर्सेज आपके सुपुर्द किए जाते हैं। अभी आप कार्रवाई शुरू कीजिए। तो जिस फ्यूचर वॉर की हम बात करते थे, मतलब द फ्यूचर इज हियर और हम तैयार हैं उसके लिए। देखिए, भारतीय सेना फ्यूचर को बड़े अलग ढंग से देखती है, क्योंकि भारतीय सेना जमीन से टिकी रहती है। उड़ो कितने भी, बट जमीन से अपना कनेक्शन मत छोड़ो। तो भारतीय सेना कुछ ऐसे ही है। देखिए, हम 5 जनरेशंस की अपनी लड़ाई लड़ते हैं। 5 जनरेशन ये है जो ट्रेंच वॉरफेयर है। क्योंकि अब हमारी सीमाएं हैं तो हमने मोर्चे संभाल रखे हैं, आज भी फ्यूचर में भी संभाल के रखेंगे, उसमें कोई बदली नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे तोप खाने हैं या जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक है, आर्टिगन्स है, वो 2nd 3rd जनरेशन वॉरफेयर वो भी होगा। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर आया है। हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब कहने का कि जो कन्वेंशन लड़ाई और नॉन कन्वेंशन, नॉन ट्रेडिशन, वो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी ये नई चीजें आ गई आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, क्वांटम आ गई, सारी चीजें। तो मेरे पास जो इतना दायरा है, मुझे जितने भी आते जा रहे हैं उतने में शामिल करते जा रहा हूं।
ये इंडियन सिविलाइजेशन की जगह है, आते जाओ सब एसिमिलेट होते जाओ, सबको मिलाता जाऊंगा। तो भारतीय सेना का काम है सबको मिलाता जाए। तो मुझे मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन की लड़ाई सबकी एक साथ लड़नी है। तो मैं इन सब की लड़ाई के लिए आज की तारीख पे तैयार हूं, और इस सब सारी जनरेशन में टेक्निक को मैं इन्वॉल्व करते जा रहा हूं। पर अगर ठोस कदम मैं पूछूं कि क्या कर रहे हैं इसकी तरफ भारतीय सेना, क्या कदम उठा रही है फ्यूचर वॉर के लिए तैयार होने के लिए? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो पिछले चीफ साहब थे मनोज पांडे साहब, उन्होंने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किया था। नो, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का साल, एक साल में तो रूपांतरण नहीं आ सकता। बदलाव लाने के लिए इसलिए का सोशल चेंज बहुत वक्त लगता है। तो मैंने इसीलिए से दशक का निर्देश दिया कि इसको दशक का बनाया जाए। तो इसमें कुछ 5 पहलू हमने 5 स्तंभ स्थापित किए, जिसमें सबसे पहले है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का ये मतलब है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस को बदली कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, फ्यूचर वॉर को मद्देनजर रखते हुए हमने काफी रीस्ट्रक्चरिंग लाई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमने कुछ बदलाव लाए हैं। आप देखिए कि हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें लेसन क्या मिला कि हमें इंटीग्रेटेड लड़ाई लड़नी है, यानी हमें छोटी टुकड़ियां रखनी पड़ेंगी बट वो आपस में इंटीग्रेटेड हो। तो हमने रुद्रा ब्रिगेड की। फिर हमें पता लगा कि हमें कुछ छोटी एजाइल यूनिटें चाहिए जो मॉडर्न भी हो और छोटी हो तो ज्यादा मूवमेंट भी कर सके, तो हमने भैरव खड़ी की। फिर ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ तो उसके लिए हमने शक्तिमान और दिव्यास्त्र खड़ी की, और इन्फेंट्री बटालियन की अश्नी प्लेटून खड़ी की। तो कहने का ये मतलब है कि हमने रीस्ट्रक्चरिंग जो है बहुत तेज स्पीड से अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक हमारा मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, मॉडर्नाइजेशन में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे अभी हमें पता है कि हमारे ऑपरेशन वॉइड्स क्या हैं, लेकिन ऑपरेशन वॉइड्स आप लंबे समय के ऑर्डर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। तो हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की काफी फ्रीडम मिली। जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की फ्रीडम मिली तो हमने उसमें क्या किया कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी हम उसको लाए। क्योंकि जब बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो जो हमारे जवान होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जब समझते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है और इन चीजों की कितनी अहमियत है, कितनी जरूरत है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए EP 2025 भी हमको दिया गया है, और हम उसमें काफी टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हैं जिसको कि हम इसको बढ़ा पाएं। और जहां तक ह्यूमन रिसोर्स का सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स को टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स को हमें मिलाना पड़ेगा। उसको हम बहुत हद तक, काफी हद तक हम उसमें बढ़ावा कर चुके हैं। इसीलिए 2024 और 25 को हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बताया था, और इसको हम आगे कैसे बढ़ा रहे हैं अभी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी 26 और 27। तो ये देखेंगे, ये प्रक्रिया है। लेकिन 2028-29 को अगर हम देखेंगे वो तो आउटपुट की तरफ जाएगा, आउटकम की तरफ जाएगा कि इन सब चीजों में AI हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस समय AI को हमें बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ले जाना पड़ेगा और हर जगह AI दिखना चाहिए। ये मेरा सोच विचार है 2028 तक। तो बजट जो होता है, जो रक्षा बजट है, उसका प्रभावी इस्तेमाल नंबर 1, और दूसरा प्राथमिकताएं कैसे, क्योंकि जितनी हमारी जरूरतें, जितने हमारे दुश्मन हैं, उसके हिसाब का हमेशा ऐसा लगता है जब हम आम लोग ही सोचते हैं कि यार बजट थोड़ा कम लग रहा है उसमें, लेकिन आपको उसका तय करना है, आपकी प्राथमिकताएं और उसके प्रभावी इस्तेमाल की क्या तरीका होता है? देखिए, जब मैंने चीफ टेक ओवर किया था तो मैंने जितने भी ओहदेदार हैं भारत के सारे लीडर्स, सबसे मैंने बात की थी। उन्होंने बोला बजट की चिंता मत कीजिए, आप बजट की चिंता मत कीजिए, और बस मैं तो यही लेके बैठूं। और आप देखिए 2024-25 में हमें करीब मेरे ख्याल से 22,000 या कुछ बजट दिया गया था कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए। हमने 28-29,000 किया, पैसे मिले, कोई परेशानी नहीं आई। अब रेवेन्यू बजट में हमें फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 10,000 की जगह 20,000 करोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए, बजट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्या सही चीज के लिए कर रहे हैं, सही मायने के लिए कर रहे हैं? क्या जो हमारा सरकार का एक मुद्दा है आत्मनिर्भरता, क्या उसके लिए कर रहे हैं? तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या चाहिए, आपके पास सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए, फौज के पास काबिलियत होनी चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। आप मार्केट को, बुद्धिजीवी को, उद्योग जगत को बता सकें कि मुझे क्या जरूरत है। वो जरूरत है क्या वो बना सकता है, या वो इंपोर्ट करके लाके उसमें सिर्फ एक नाम लिख के बदली करके दे आपको दे रहा है? तो उसके लिए भी वक्त चाहिए। तो जैसे जैसे आपको आपकी जरूरतें लोग समझते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा मार्केट उसको बनाने की काबिलियत हासिल करता जाएगा, मैं यकीन मानता हूं कि बजट जो है वैसे वैसे बढ़ता जाएगा।
अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से मैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और यूनाइटेड नेशंस की क्योंकि हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस जो रहती है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहता है, पर जब पूरी दुनिया में यूएन की ही प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं, उसमें पीस कीपिंग में की भूमिका और भारत की भूमिका उस पीस कीपिंग में कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। आपने बोली यूएन की प्राथमिकता, बात यूएन की प्राथमिकता की नहीं है, बात यूएन के स्ट्रक्चर की है, कंपोजिशन की है। यूएन की प्राथमिकता तब सच्ची मानी जाएगी जब वो सही मायने पे यूनाइटेड नेशंस के जो वहां पे हमारे देश हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर भारत परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस की प्राथमिकता पे लोग तो सवाल उठाएंगे ही। अब जब हम बात करें कि हमारा क्या है, हम यूनाइटेड नेशंस को पूरे ढंग से सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो भारतीय सेना है और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन से डील करती है, हम तो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। और कुछ पैसों की कमी होने के कारण, कुछ बजटिंग की कमी होने के कारण भी हम किसी प्रकार से अपने किसी उसमें सपोर्ट में कटौती नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अभी हमने यूनाइटेड नेशंस के जो ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज के चीफ से पहली बार हुआ है, और इसके लिए मैं जॉन पियर लेकुआ जो हमारे अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं पीस कीपिंग के, या हमारे एम्बेसडर हरीश साहब हैं जो परमानेंट मिशन में वहाँ भारत में के बैठे हुए हैं यूनाइटेड नेशन में, इन दोनों का ये सोच विचार था कि क्यों ना ये किया जाए, और हमने उसमें पहल दिखाई। तो हमने सोचा कि 30 देशों के हम इनको चीफ्स को बुलाएंगे, और रक्षा मंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से इसकी परमिशन मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ज्यादा इसका एक कौतूहल था, इतना ज्यादा लोगों में जोश था कि हमें 30 का भी परमिशन लेनी पड़ी 32 करने के लिए। मतलब इतने ज्यादा इसमें लोग आना चाहे, क्योंकि मेरे ख्याल से भारत का एक इसमें, हम 1960 से इसमें रहे हैं, और हमारे सलारिया जी थे, जो मेरे सलारिया जिनको कि परमवीर चक्र भी मिला है यूनाइटेड नेशंस में, तो तब से हम इतिहास में आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस में हमने अहम भूमिका निभाई है। आज भी हम पहले 5 देशों में हैं, हम 5000 से ज्यादा हमारे ट्रुप्स आज भी काम करते हैं। तो हमारा एक जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है। लोग हमको एक नेचुरल लीडर या एक नेतृत्व के रूप में उभरता देखते हैं। तो हम एक जिम्मेवार उसके पार्ट हैं यूनाइटेड नेशंस के, और आगे आने वाले दिनों में भी रहेंगे। जनवरी 2025 में इस साल को सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से घोषित किया गया था। क्या उपलब्धियां सर अब उस हिसाब से जब आप पलट कर देख रहे हैं पूरे साल की तरफ? 2025 जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स या सुधार का वर्ष जो डिक्लेयर किया गया था, मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ, क्योंकि मैंने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपको बताया, रूपांतरण का दशक निर्धारित किया था। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने 9 स्तंभ दिए, और उस 9 स्तंभ में मैंने अपने 5 स्तंभ जोड़ दिए। तो हर जगह पे, जैसे मैंने आपको रिस्ट्रक्चरिंग बताया, मॉडर्नाइजेशन बताया, उसी प्रकार से हमने जो प्रणाली है या प्रक्रिया है, जिसको हम सिस्टम, प्रोसेस, फंक्शंस है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव लाने की कोशिश की। और ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन, तो अगर हम ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा ये था, चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही था, तो इसमें तकरीबन सीडीएस साहब ने 200 ऐसे एरिया ऑफ फोकस देखे थे जिसमें कि हम ज्वाइंटनेस ला सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 30% जो है जिसमें हम ऑलरेडी ला चुके हैं, बाकी पे बातचीत हो रही है। तो जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है, तो तीनों सर्विस के हमने करीब 4 से 5 तो हमने वो किए हैं। लॉजिस्टिक नोड होते हैं, जैसे 3 लॉजिस्टिक नोड हमने उसमें किए हैं। कॉमन मिलिट्री स्टेशन होते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि भारतीय सेना के पास हम बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस चलाते हैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे होते हैं, तो उसमें भी हमने नेवी और एयरफोर्स के बच्चों को भी उसमें शामिल कर लिया है। तो देखा जाए ज्वाइंटनेस की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा तेजी आई है। उसी प्रकार से जॉइंट कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर हो गया, जिसमें कि हम तीनों का जो आपस में बातचीत कर सके, कम्युनिकेशन भी हमारे अलग अलग थे तो वो भी साथ ले आए गए। अभी आगे बात करें तो विदेशों में, अभी पहले आप देखिए क्या होता था कि पहले जैसे ही आप बाहर से कोर्स करके आए, या यहाँ से जो बाहर कोर्स करके लोग गए, जो यहाँ के लोग थे, मतलब जो बाहर के लोग यहाँ के कोर्स करते थे, तो आपस में बातचीत नहीं होती थी, सिक्योरिटी का एक वो होता था। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो इसका मतलब ये है, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम विश्वमित्र की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, तो हम कट ऑफ होकर कैसे रह सकते हैं? तो अभी क्या है, हम आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मिलते हैं। और कर्नल से नवाब को तो मैंने बोला आप व्हाट्सएप में बात कीजिए, क्योंकि जब बात करेंगे, बात करने से ही बात बनती है, एक दूसरे से हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे के ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हम दोनों तरफ से फायदा होगा। विमेन एम्पावरमेंट, चूंकि आप बैठे हैं तो मैं इसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा।
विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है और 88 ऑफिसर से आज की तारीख पे विमेन ऑफिसर्स मैंने 140 करीब कर दिए हैं। सैनिक स्कूलों में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में करीब 1300 कैडेट्स हमने कर दिए हैं, फीमेल कैडेट्स कर दिए हैं। उसी प्रकार से देखा जाए जो टेरिटोरियल आर्मी में, आपने कल मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसमें भी हमने बोला है कि विमेन इनटेक होना चाहिए। और एजुकेशन कोर, हमने एजुकेशन कोर अपना पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसमें भी हम कर रहे हैं। फिर जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग फीमेल्स के अलग टेस्ट होंगे, मेल्स के अलग टेस्ट होंगे, वो सारे मैंने कॉमन कर दिए भी। मतलब कहने का कि आर्मी ने कॉमन कर दिए। और अभी हम कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल टेस्ट 26 CPT 26 हमने उसका नामांकन किया है। तो अभी हम वो भी टेस्ट वापस ले आए। हाँ, चूंकि मेडिकल अथॉरिटी बोलती हैं और अभी जो हमारे फीमेल मेंबर्स थी वो भी बोलती हैं कि अभी आप फिजिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा डिफरेंस रखिए, तो अभी मेरे को मजबूरन रखने पड़ रहे हैं। क्योंकि मैं तो जो लीडर हैं, फीमेल लीडर, मैं तो काली माता का रूप देखता हूँ हमेशा कि ऐसा लीडर होना चाहिए। तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा मे बी, बट कोशिश यही है कि मैं उसमें बदलाव ला सकूँ। उसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन। और आप बात करें रक्षा मंत्रालय की, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल है नया निकाला गया है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स जो हैं वो बिल्कुल बनने की कगार पर है। मेरे ख्याल से 31 दिसंबर तक बन जाएगा, तो जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें वो लागू हो जाएगा। सर, इस साल एक और चीज की बहुत चर्चा रही, वो रहा जेन जी। जेन जी जब हम बात करते हैं तो वो हमने नेपाल में भी देखा कि वो अपनी फौज को उन्होंने सुना जब स्थितियां काबू से बाहर हो गई थी। लेकिन भारत का जो जेन जी है, हालांकि सेना में भी बहुत जल्दी वो भी पहुंच जाएंगे, अगर है नहीं तो जेन जी, जेन अल्फा, इन सब की चर्चा बहुत होती है। आप उस जेन जी को क्या संदेश देंगे, क्योंकि उनका राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान होता है? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ये जो युवा शब्द आपने बताया ना, ये मेरे ख्याल से मानसिक स्थिति है। ठीक है, ये मानसिक स्थिति मानता हूं मैं, क्योंकि मेरे बाद जितने भी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, जनरेशन एक्स, मिलेनियम और जी वाले हैं। ठीक है, जनरेशन अल्फा अभी तक नहीं आए, वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी जो जनरेशन है, इसके लिए मैं सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा कि ये युवा जनरेशन ऐसी है कि सबसे पहले ये सोशली कॉन्शियस है। इसका मतलब ये सामाजिक जो है, इनको आज की तारीख पे पता है क्या कार्रवाई करनी है, कैसी है। डिजिटली फ्लुएंट है, इसका मतलब ये है कि आज की डेट पे ये डिजिटल हैं, बहुत ही सहज हैं उस ढंग से, एंड ग्लोबली कनेक्टेड हैं, यानी विश्व स्तर पर कनेक्टेड हैं। अभी आप देखिए मैक्सिको में क्या हो रहा है, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा। तो इस जनरेशन को अगर आप सही मार्गदर्शन दें, नेतृत्व दें और सही मौके दें, अवसर दें, तो ये क्या से क्या ना कर सकेगी। ठीक है, और इसीलिए मैं तो ये भी बोलता हूं कि अगर इसको सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो ये 2047 का इंतजार नहीं करेगी, ये विकसित भारत आपको 2037 में लाके दिखा दे। मैं आपको थोड़ा टाइम में पीछे ले जाना चाहती हूँ, उस टाइम के लिए जब आप वो युवा थे जो भारतीय सेना में आ रहे थे। कब आपने पहली बार सोचा कि मैं इंडियन आर्मी में ही जाना चाहता हूँ? ये सवाल तो मैं एक्चुअली बचपन में जब हम कॉपी किताब भी होती थी तो उसमें मैं सोल्जर की फोटो देखता था। फिर उसके बाद जब किताबें भी हम पढ़ते थे तो मुझे याद है कर्नल रंजीत की नॉवेल पढ़ता था जिसमें मेजर बलवंत हीरो होते थे, इब्ने सफी की एक नॉवेल पढ़ता था जिसमें कैप्टन विनोद हीरो होते थे। तो मैं भी कुछ मन में कुछ ऐसा रहा हमेशा बचपन में कि यार आगे करना है तो यही कार्रवाई करनी है। फिर पिताजी ने देखा ये उदंड बालक है तो सैनिक स्कूल में डाल दिया। जब सैनिक स्कूल में डाला तो फिर क्या था, उसके बाद तो फिर वो ऐसे वो जैसे वो एक पाइपलाइन में डाल दिया जाता है, चलते गए। आज पीछे मुड़ के देख रहे हैं 9 साल की उम्र और आज की उम्र में लगता वही कार्रवाई करते जा रहे हैं। और मुझे तो ये भी पता लगा कि आप भी शुरू में फौज ज्वाइन करना चाहती थी, परंतु उस समय मेरे ख्याल से विमेन एंट्री थोड़ी कम थी, कॉम्बैट रूल का हाँ चक्कर। और शायद यहाँ पे दर्शकों को पता नहीं होगा कि आपके जो नाना जी थे, दादाजी, वो 10 पैरा के थे, 10 पैरा के ऑनररी कैप्टन थे और उन्होंने हर तरह की लड़ाई पुरानी वाली देखी थी जी। पर सर, अब जब इतनी सारी लड़ाइयाँ चलती हैं, आप इतना स्ट्रेसफुल झेलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके इस अनुभव से सब समझेंगे उस बात को, 88 घंटे कॉन्सेंट्रेटेड 88 घंटे वो उस समय जब चलिए न्यूज रूम में तो हम सब जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं कोई नहीं उस समय सो रहा था, लेकिन हमें वो डिसीजन नहीं लेने थे, हमें बस उसको रिपोर्ट करना था।
वो डिसीजन लेते हुए, वो मॉनिटर करते हुए दिमाग कैसे सही दिशा में रहता है? आपका क्या नुस्खा है, क्या फॉर्मूला है? नहीं, मेरा तो सिर्फ फॉर्मूला यही कहना है कि हमेशा आपको शांत रहना चाहिए। जब आप शांत रहेंगे तो आपके पास जो भी चीज आएगी वो आएगी, सम्मिलित हो जाएगी उसमें, और उसके नीचे जो परत है वो परत में आपने क्या कार्रवाई करनी है आप उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सबसे सुनना चाहिए, सबसे जो सबके सुझाव हैं लेने चाहिए। और एक मैं जिम मैटिस साहब ने बोला था, ये डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं वहां पे अमेरिका में, कि आप निर्णय 1 मिनट या 10 मिनट में नहीं लेते हैं, आपके पीछे वर्षों का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया 9 साल से लेके जो अभी तक मैं आया हूं, ये सारा वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को मिलाता हूं, ये जो सिचुएशन आती है और कोई पिछली सिचुएशन उसमें मिला के और निर्णय को कैसे नए ढंग से पेश करना है, लेने में बड़ी आसानी होती है। आप डायरेक्टली अगर उस जेन जी से, उस युवा से जो आज आना चाहता है, क्योंकि सर मैं एक विरोधाभास देखती हूँ, आर्मी का सीधा मतलब होता है आप लोग सोशल मीडिया तो एकदम दूर रहो। क्या नई आर्मी उस चीज को इंटीग्रेट करने के बारे में एक दूसरे तरीके से सोच रही है? जो जेन जी आ रहे होंगे, मुझे लगता है कि सीओज को भी बड़ी परेशानी होती होगी ये समझने में कि कितना अलाउ करो कितना नहीं करो। क्या ये होता है? ये तो एक परेशानी रहती है, क्योंकि जब वो युवा एनडीए में आता है तो उसको जो मुझे बताया गया है कि सबसे पहले तो कैबिन में ढूंढा जाता है कहाँ पे फोन छुपा रखा है। तो 3 से 6 महीने लगते हैं कैडेट को बताने के लिए कि बिना फोन के भी जिंदगी है, ठीक है। उसी प्रकार से तो ये चलता रहता है। लेकिन क्या स्मार्टफोन आज की जरूरत है? मेरे ख्याल से आज की निहायत जरूरत है। मैं जब जवानों से भी मिलता हूं तो यही बताता हूं, स्मार्टफोन निहायत जरूरत है, मैं उसको मना कभी नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, आपको बच्चे की फीस भरनी है, आप बच्चे की मैं तो अपने दोनों बच्चों की पैदाइश के टाइम भी नहीं जा पाया हूं। तो आज का जब वो सैनिक जहां पर कहीं पर है, वो अगर वो चाहता है बच्चा तो किलकारी देखेगा कैसे? फोटो पे ही देखेगा। उसी प्रकार से पिताजी का भी हाल चाल पूछेगा, या धर्मपत्नी की डांट भी खानी तो फोन पे ही खाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सारी बातें स्मार्टफोन बहुत ही महत्व रखती है। आपने अगर कुछ पढ़ना भी है, आज की तारीख में आप कितनी कितनी बड़ी पुस्तकें लेके जाएंगी, आप उसी में पढ़ेंगे। तो स्मार्टफोन एक निहायत आपका जरूरत बन गई है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कब आप उसको रखना है, कब नहीं रखना है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया में क्या डालना है, नहीं डालना है। एक चीज होती है रिएक्ट, होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट का ये मतलब है कि आप तुरंत ही उसका त्वरित उत्तर देना चाहते हैं। रिस्पॉन्ड ये मतलब है उसको सोचिए, गंभीरता से विश्लेषण कीजिए और उसके बाद उसका जवाब दीजिए। तो चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारे फौजी भाई पढ़ें, तो हमने इसको बोला है कि हम सिर्फ आपको ट्विटर इस्तेमाल करने देंगे देखने के लिए, आप उसमें जवाब अभी मत दीजिए, जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जवाब दीजिए। तो देखने को आप देख सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।